नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 3 मई 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही अरावली रेंज से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ हमें गलत विकल्प देखना है। अरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। यह गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली रेंज में जंगल सफारी विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। डी, अरावली रेंज सिर्फ राजस्थान में विस्तृत है। तो हमें गलत विकल्प चुनना था, तो गलत विकल्प क्या है? डी, सिर्फ राजस्थान में ये विस्तृत नहीं है, ये अन्य राज्यों तक भी फैली हुई है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं भारत की विभिन्न पर्वतमालाएं। ओके, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है अरावली पर्वतमाला। तो ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक विस्तृत है। ओके, याद रखिएगा। और इस तरीके से आपके पास अगर एटलस है तो डेली नदियों की लोकेशन देखिए, मैदानों की लोकेशन देखिए, और जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, उनकी भी लोकेशन देखिए। ओके, तो जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित, गुरुग्राम में और किसका हेडक्वार्टर है भाई? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में मिलेगा। स्थित अरावली रेंज में जंगल सफारी विकसित करने के प्रस्ताव को वन्य जीव और प्राकृतिक प्रेमियों ने समर्थन दिया है। अरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन? अरावली पर्वत। अरावली रेंज गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। यह रेंज हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज प्रदान करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर श्रीलंका बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर होगा डी। ओके, पाकिस्तान का कोई भी नया प्रधानमंत्री बनता है तो वो सऊदी अरेबिया जरूर जाता है। ओके, आपको पता है किस लिए जाता है। तो किसको दिए ये हेल्प? पाकिस्तान को दी है 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो क्या है? रियाद है। सऊदी अरब के पड़ोसी देश कौन कौन से है? जॉर्डन है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है। ओके, तो ये इजिप्ट है। यहाँ से अगर रेड सी की बात की जाए तो सूडान है, इरिट्रिया है। ये सभी देशों को आप याद रखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेड सी जो लाल सागर है, ये सऊदी अरब और इजिप्ट, मिस्र तथा इरिट्रिया के बीच में है। इसी तरीके से अरेबियन सी, यहीं पर क्या लगता है आपका? ये मध्य एशियाई देशों के साथ साथ भारत का भाग भी लगता है। कौन सा? पश्चिमी भारत। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा की थी। और आपको पता होगा बहुत ज़्यादा बवाल मच गया था। जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी जो पीटीआई पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर शहबाज शरीफ चोर है के नारे लगाए थे। और इतने पवित्र स्थान पर जब वो गए, धार्मिक स्थल है जो इस्लाम का, तो वहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई सऊदी अरब के द्वारा। जिन वर्कर्स ने पीएम के लिए चोर है के नारे लगाए थे, उन्हें अब सऊदी अरब वापस पाकिस्तान भेज रहा है और उन्हें जेलों में भी बंद किया जा रहा है, उन्हें सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे पूर्व, इमरान खान, इनके खिलाफ भी जो वर्तमान सरकार है शहबाज शरीफ की, इन्होंने ईश निंदा जो कानून है, धर्म की जो निंदा की जाती है उसके आधार पर जो सजा दी जाती है, उसके तहत प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान पर भी कार्रवाई होगी और ये भी जेल जाने वाले हैं। ओके, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन बने? बिलावल भुट्टो बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक परिषद का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, फ्रांस। क्या पूछा है आपसे? सदस्य नहीं है, तो फ्रांस इसका सदस्य नहीं है।
यहाँ आप देख रहे हैं मैप नॉर्डिक काउंसिलिंग का। ओके, ये हैं इसकी सभी मेंबर कंट्रीज। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस के दौरे पर हैं। इस दौरान वह दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 1952 में गठित नॉर्डिक परिषद, कौन सी परिषद? नॉर्डिक परिषद औपचारिक अंतर संसदीय नॉर्डिक सहयोग के लिए एक आधिकारिक निकाय है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्लोरो आइलैंड, ग्रीनलैंड और ऑलैंड शामिल हैं। ओके, तो ये 8 देशों को, 8 सदस्य देशों को आप याद रखेंगे, किसके हैं? नॉर्डिक परिषद के। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा जर्मनी तथा इसके पड़ोसी देशों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में दिए गए विकल्प का चयन करें। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है जर्मनी की लोकेशन और उत्तर से दक्षिण में उसका पड़ोसी कौन है, ये लोकेशन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा आपका क्या? ए, डेनमार्क। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जब आपको लोकेशन पता हो देश और उसके पड़ोसी देशों के। अब जर्मनी ऑटोमेटिकली चर्चा में आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसके पड़ोसी देश कौन कौन से। तो यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं जर्मनी, कैपिटल क्या है? बर्लिन। ओके, उत्तर में क्या है आपका? डेनमार्क, फिर है आपका क्या? नीदरलैंड, और फिर क्या है आपका? पोलैंड। तो ये हमारे ऑप्शन में थे, डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड। फिर इसके अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए जर्मनी की, तो यहाँ पर आप बेल्जियम देख सकते हैं, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, पोलैंड, डेनमार्क, ये सभी क्या है? इसके पड़ोसी देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2022 को यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। इस यात्रा का पहला चरण जर्मनी से प्रारंभ हुआ। जर्मनी मध्य यूरोप का एक बड़ा देश है। ओके, यहाँ यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी कौन है? जर्मनी है। इसकी सीमा उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही शारीरिक अखंडता का वर्णन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 का उल्लेख हाल ही में हुआ है। क्यों? जब हाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका या वैक्सीनेशन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया क्योंकि शारीरिक अखंडता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का भाग है। किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, वैक्सीनेशन से उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है या उसकी आशंका है तो उसे लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ओके, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? हीरालाल जेकानिया थे। वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना है, जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को कार्यभार ग्रहण किया था। और हाल ही में एन.वी. रमन्ना ने एक अपना बयान भी दिया था, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना सबसे ज्यादा सरकारों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में गर्मी ने 122 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा। इसकी वजह निम्न में से क्या है? जलवायु परिवर्तन है, पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग है, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, ए और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। ओके, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो ये झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है? तो ये गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, जो आप डार्क स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर गर्मी और हीट वेव्स की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। इस मैप में आपको अलग अलग जगह का जो टेम्परेचर है वो दिखाया गया है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अप्रैल में गर्मी जो है, गर्मी ने लगभग 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, इसकी वजह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है। हीट वेव क्या होती है? जब किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक हो या सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक तापमान हो तो इस स्थिति को हीट वेव कहा जाता है। कहीं कहीं हीट वेव सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर तापमान अधिक है तो भी वहां पर हीट वेव्स पड़ती हैं। ओके, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के द्वारा देश में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार रहने के निर्देश दिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को भी यह बोला था कि राज्यों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी से संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे लू लगना, ओके, शरीर पर रैशेस आना, तो इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य तैयारियां हमारी अलर्ट पर रहनी चाहिए, क्योंकि हीट वेव तथा बढ़ती गर्मी के प्रभाव से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मौसम विभाग के द्वारा 1901 से मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं
तब से अब तक अप्रैल माह में इतनी गर्मी पहली बार देखने को मिली है। ओके, इसीलिए कहा जा रहा है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कि ये 122 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। अप्रैल में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ती थी। क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम बोल रहे हैं कमजोर पड़ गया है? यह एक उष्ण कटिबंधीय तूफान है। भूमध्य सागर से आर्द्रता को, भूमध्य सागर क्या करता है? यूरोप की तरफ से आर्द्रता को आकर्षित करता है। यह आर्द्रता कैस्पियन सागर से होते हुए जेट स्ट्रीम के रूप में हिमालय के उत्तर की ओर तथा भारत के उत्तरी भाग में प्रवेश करती है। यह गैर मानसूनी वर्षा होती है जो मार्च अप्रैल में होती है, और हीट वेव की जो प्रवृत्ति है वह कमजोर पड़ती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ओके, ये कमजोर पड़ गया। जो गैर मानसूनी बारिश होनी थी वो नहीं हो पाई, जिससे क्या हो गई, बहुत अधिक गर्मी पड़ने की वजह से ये पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया। परंतु वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से निर्मित चक्रवात निर्मित हुआ है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ चुका है क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से यह आर्द्रता आगे तक नहीं बढ़ सकी। हीट वेव भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार पिछले 50 वर्षों में लगभग 17,000 से अधिक लोगों की मौत हीट वेव्स के कारण हुई है। हीट वेव से फसलों की प्रकृति, उत्पादकता और आकार पर भी प्रभाव पड़ता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन है वो सरप्लस में हो गया था, और हमने WTO है उससे परमिशन मांगी थी कि हमें गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी जाए। ओके, तो क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस वजह से गेहूं की क्या हो रही, कमी हो रही थी। लेकिन अब हमें भी इस पर विचार करना पड़ेगा, भारत सरकार को भी, क्योंकि अब जो हीट वेव्स इस वर्ष पड़ी है और गर्मी में और ज्यादा, मई मंथ में और ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार है। इस वजह से अगले वर्ष जो होगा गेहूं का उत्पादन, तो उसमें हमारे यहाँ के जो गेहूं है उसके उत्पादन में भी कमी आ सकती है, उसका आकार छोटा हो सकता है, उत्पादकता कम हो सकती है। तो ये प्रभाव हमारी फसलों पर देखने को मिलेगा, जिससे विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ओके, हाल ही में टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? राइट आंसर होगा एयर इंडिया। किस में विलय किया जाएगा? एयर इंडिया में। ओके, एयर इंडिया में विलय किया जाएगा किसका? एयर एशिया का। हाल ही में टाटा समूह ने एयर एशिया को एयर इंडिया कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी 2022 में टाटा समूह के द्वारा एयर इंडिया को खरीदा गया और कई एयरलाइंस में टाटा समूह का पैसा लगा या शेयर ज्यादा है, तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एयर एशिया को एयर इंडिया में मर्ज किया जा रहा है। मतलब टाटा समूह कई एयरलाइंस जो है जिसमें इनके शेयर अधिक है तो उन्हें एयर इंडिया में मर्ज करेंगे। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास टाटा समूह ने विलय के लिए प्रस्ताव भेज दिया। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई दो कंपनियां मर्ज होती हैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष, जैसे भाई अडानी हो गए, रिलायंस हो गई, तो किसी टाटा समूह हो गया, तो इन्हीं का सभी चीजों पर वर्चस्व ना हो, वो फेयरली होना चाहिए। ओके, इसलिए किसके पास भेजा जाता है प्रस्ताव? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मिशन कर्म योगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, वर्ल्ड बैंक करेगा इसे हेल्प। हाल ही में भारत के मिशन कर्मयोगी के कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी विश्व बैंक के द्वारा दी गई है। मिशन कर्मयोगी का प्रारंभ 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक तथा सृजनात्मक बनाना है। ओके, मतलब भारतीय जो सिविल सेवक हैं उन्हें आने वाली परिस्थितियों के अनुसार तैयार करना, संवेदनशील बनाना, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। हाल ही में जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने किस इंडेक्स को लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज। गुजरात, केरला, पंजाब टॉप रहे हैं नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट में। हाल ही में नीति आयोग ने जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करने के लिए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 लॉन्च किया। इस इंडेक्स का प्रमुख उद्देश्य राज्यों के मध्य जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं तथा उन्हें सम्मानित किया जाए। मतलब बेसिकली राज्यों के मध्य क्या करना है? कंपटीशन क्रिएट करना है। किसको लेकर? जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए प्रयासों को लेकर। इस इंडेक्स के प्रमुख पैरामीटर्स की बात करें तो हम क्या होगा? क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, डिस्कॉम परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रियल एबिलिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी,
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, न्यू इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी। तो ये पैरामीटर्स होंगे, इनमें जो राज्य जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, नए नए इनिशिएटिव लेगा, तो उन्हें इसमें टॉप रैंकिंग प्राप्त होगी। राउंड 1 में बड़े राज्यों की अगर बात की जाए, भी राउंड 1 जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो इसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात को मिला है। गुजरात के बाद केरल और पंजाब का स्थान आता है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा को मिला है। गोवा के बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली और दमन दीव और दादर नागर हवेली का स्थान आता है। तो याद रखिएगा किसने जारी किया, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, नीति आयोग ने। अब हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पाम ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता देश कौन सा है? इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपने यहाँ पाम ऑयल की जो कमी है या उसकी बढ़ती कीमतें, इस वजह से इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये चर्चा में याद रखिएगा। पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ या एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत आप संघ बना सकते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 41 में। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39(a) में। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 43(a) है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला है? संशोधन कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एम.जी. रनाडे का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी बेसिन देश का कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन, और ये 3 देशों में फैला है, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। एनाबॉलिक एस्टेरॉइड अनिवार्य रूप से किसका लेब निर्मित संस्करण है? तो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? पुरुष हार्मोन होता है। इसमें जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है लंबी गहरी बीमारियों से, या बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और उसका शरीर का जो वजन है वो स्थिर है, तो उसे वजन को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों द्वारा से सजेस्ट किया जाता है। और इससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन से इससे जो पुरुषों में होने वाले हार्मोनल चेंज है, जैसे दाढ़ी के बाल आना, मूंछ आना और आवाज का भारी होना, तो इनके लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ओके, फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स कौन जारी करेगा? तो ये जारी करेगा नाबार्ड। कौन जारी करेगा? नाबार्ड। ओके, IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला है? अटल टनल को मिला है। 9.02 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ओके, कहाँ है? रोहतांग, हिमाचल प्रदेश। भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने फिनिश्ड स्टील का निर्यात किया भारत ने? तो याद रखिएगा 13.5 मिलियन टन का। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल के आखिरी शनिवार में। ये कब था? 30 अप्रैल 2022 को। हाल ही में सलीम घोष का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से? फिल्म से। विटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला 2022 का? तो चारुदत्त मिश्र को मिला। क्यों? क्योंकि तेंदुओं का संरक्षण किया है इन्होंने और उस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।